कृपा के विरोध में आज फिर मैं इससे विरोध आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। जी हाँ, ऐसा इसलिए कि एक सवाल इन दिनों राजनीतिक हलकों में घूम रहा है कि क्या महाराष्ट्र में पुनः राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और सबसे दिलचस्प यह कि क्या यह सब महाराष्ट्र के एक वर्तमान उप मुख्यमंत्री शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की किसी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? जी हाँ, यह सवाल पूछा जा रहा है और इसके आधार मौजूद हैं। यह बेबुनियाद सवाल नहीं है। ध्यान रखें, जो जो लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर हर दल में, और विशेषकर जहां जिन दलों का एक स्थान बना हुआ है राजनीति में, यह लेकर उन्होंने जो गठबंधन बनाए हैं, उनके घटक दलों के बीच सीटों को बंटवारे की स्थिति क्या होगी। अभी पिछले दिन जब इस सवाल पर अजीत पवार से एक पत्रकार ने सवाल किया तो उनका जवाब था, बड़ा तल्ख जवाब था, कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें 90 नहीं। उन्होंने तंज कसा, अर्थात उन्होंने यह संकेत तो दे दिया कि उनके जो घटक दल हैं, वर्तमान एकनाथ शिंदे सरकार के अंदर जो शामिल है, मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट, इन लोगों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतैक्य तो नहीं ही है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। यहां यह बताना संचीनी होगा कि इन 48 लोकसभा सीटों में फिलहाल 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 13 शिंदे गुट के पास है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सीटों कम करने के बाद तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो अपना और अधिक विस्तार चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर। महाराष्ट्र तो अवश्य ही, यह उनका है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पिछले दिनों जो राजनीतिक जो है उठापटक हुई और महाविकास आघाड़ी की ठाकरे नेतृत्व की सरकार का पतन हुआ, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार का गठन हुआ, महाविकास आघाड़ी सत्ता से बाहर हो गई। यह उस समय से चला रहा है और यह सब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो लक्ष्य रहा वह यह था कि येन केन प्रकार मातोश्री का जो वर्चस्व महाराष्ट्र में है उसे समाप्त किया जाए, अर्थात शिवसेना का वर्चस्व समाप्त किया जाए। ध्यान रहे, यहां यह उल्लेखनीय है कि अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कभी सरकार नहीं बना पाई। पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी अपनी पार्टी की नहीं, लोगों का सहयोग से किया गया। पिछली बार शिवसेना का सहयोग था, देवेंद्र फडणवीस 5 सालों तक मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा संचालन किया। लेकिन उसके बाद जो यह ताजा घटना विकास क्रम हुआ, पार्टी सरकार का पतन हुआ उद्धव ठाकरे का, भारतीय जनता पार्टी अलग हुई, भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को लाया और जो भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य था शिवसेना को कमजोर करने का, वो उन्होंने एकनाथ शिंदे के माध्यम से किया। एकनाथ शिंदे को लाकर मुख्यमंत्री बनाया। ध्यान रखें, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस घटक दल में, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया, इसलिए कि वो आए और कुछ विधायकों को लेकर, काफी विधायकों को लेकर वो आ गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर
शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रही, क्योंकि शरद पवार के वर्चस्व को और उनकी जो पकड़ महाराष्ट्र में है, मैं अभी राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, और उनकी एक जो छवि है, उसके आलोक में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी कमजोर करना चाहती थी और उन्हें वहां अजीत पवार के रूप में एक एकनाथ शिंदे मिल गए, उन्हें लाया गया, उन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन अजीत पवार को लाया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के गुट को कमजोर करने के लिए। यह राजनीति में होता है, राजनीति में हर तरह के दांव चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया। इस प्रकार उन्होंने दो नेताओं को खड़ा किया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर। उन्होंने जो चाल चली उसके अनुसार उन्हें जहां शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को कमजोर करना था, वहीं शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके अपना वर्चस्व स्थापित करना था। अब इसमें चूंकि चुनाव है और हर कोई अपने अपने दल का वर्चस्व चाहता है, अजीत पवार भी चाहते हैं, एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं, तो इस सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरुआत हो चुकी है और उसे लेकर जो दावे किए जा रहे हैं विभिन्न दलों की ओर से, उसके आलोक में ही अजीत पवार ने तंज कसा कि लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि 48 सीटें 90 नहीं, अर्थात दावेदार बहुत है और ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो संभव नहीं है। और यहां पर देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है, क्योंकि इस बार 2024 के चुनाव बड़ी चुनौती है। यह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के गठन का मामला है, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने का मामला है। इस पर कोई भी समझौता भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर नहीं करेगी, राष्ट्रीय स्तर तो नहीं, महाराष्ट्र में भी कदापि नहीं। यह लेकर यहाँ जो सीटों को बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में जो बवाल खड़ा हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ राजनीतिक उठापटक तेज होगी और इसमें देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती है। सारे विपक्षी दल जो मिलकर एकजुट होकर इंडिया का गठन किया, जो महागठबंधन जिसे नाम दिया जा रहा है, उसकी चुनौती नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती है और मोदी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। अब चूंकि हर जगह देखा गया, जो विधानसभा 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, घोषणा कर दिया है कि राज्य विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो यह जाहिर है कि लोकसभा चुनाव भी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अब इसे आप विडंबना कह लीजिए या कहीं ना कहीं उनकी निरीजता कह लीजिए, लेकिन यह सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही वह बरतना नहीं चाहती है। इसलिए महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसमें उसकी भूमिका की तरफ सारे राजनीतिक प्रेक्षकों की निगाहें लगी हुई है। यहाँ पर जो सरकार चल रही है एकनाथ शिंदे की, और जो संगठन, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी सांगठनिक क्षमता का भी अच्छा असर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर पड़ रहा है और संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ काफी मजबूत होकर उभर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चूंकि जैसा कि कई बार बावनकुले कह चुके हैं, अन्य नेता भी कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि जहां तक जनहित का सवाल है, महाराष्ट्र के विकास का सवाल है, इसकी प्रगति का सवाल है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। दुखद रूप से पिछले दिनों देखा था कि बहुत कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं महाराष्ट्र के बाहर गुजरात चली गई थी। तब यह सवाल उठा था कि क्या जानबूझकर के महाराष्ट्र को कमजोर करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है।
तब लोगों की निगाहें देवेंद्र फडणवीस की तरफ गई थी। उनसे लोगों को अपेक्षा थी, महाराष्ट्रवासियों को, और देवेंद्र फडणवीस ने अपने स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व से इन मुद्दों पर बातचीत किया और ऐसा लगता है कि कोई न कोई समाधान निकला है, क्योंकि उसके बाद से ऐसी कोई घटना नहीं है, इससे कोई प्रमाण सामने नहीं है कि महाराष्ट्र को कमतर करके आंकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस के प्रति यहां महाराष्ट्र की जनता ने आभार भी प्रकट किया। लेकिन अब जो यह ताजा मामला, ये बहुत ही गंभीर है। सीटों के बंटवारे का लेकर जो हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह जो अभी जो गठबंधन है, यहां जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट का जो गठबंधन सरकार है, उसमें सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। यह दल के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, वहां पर चूंकि देवेंद्र फडणवीस जैसा एक अनुभवी कर्मठ नेतृत्व सरकार को प्राप्त है, हालांकि ठीक है उप मुख्यमंत्री है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह उनका अनुभव है और यह उनकी कार्यकुशलता है कि यहां शिंदे गुट सरकार अच्छी तरह काम कर पा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जो सीटों को बंटवारे को लेकर सवाल है, जैसे मैंने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है, वह तो कोई समझौता नहीं करेगी। उसकी 23 वर्तमान सीटें और भी वो चाहेंगे और भी लड़ना चाहेंगे। शिंदे गुट की अपनी महत्वाकांक्षा है और अजीत पवार की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी हुई नहीं है। यह दोहराना ही होगा कि अजीत पवार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। यह उनके अंदर की इच्छा है। यह कहा जा सकता है कि भाई प्रत्येक नेता चाहता है कि वो सरकार का नेतृत्व करे, इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। लेकिन होता है कि समय, टाइमिंग, आपने कब और कहां ऐसी बात कही। अभी जबकि इतनी बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव की और भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, तब उनके घटक दल, महाराष्ट्र के घटक दल अजीत पवार का यह कथन, यहां पर 90 सीटें नहीं है, 48 सीटें हैं, और हम आगे उन्होंने यह अवश्य जोड़ा कि चुनाव की घोषणा के बाद हम सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर आपस में चर्चा करके निर्णय लेंगे। चलो ये ठीक है। लेकिन एक और जो कड़वा सच सामने है महाराष्ट्र का, वह यह जो चिंता एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की है, उस पर अभी बहुत सारी बातें खुलकर सामने नहीं आ रही। कारण बहुत स्पष्ट है। हमारी बिरादरी के जो सदस्य हैं, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, कुछ दबाव हैं कि जानते हुए भी हकीकत को सामने लाने में वो सपजा जाते हैं। यह स्थिति है और इसमें यह है, और जो हकीकत यह है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित है कि जिन विधायकों को लेकर वो सत्ता में आए, अपने अपने दल को छोड़ा, उन विधायकों को आने वाला चुनाव, लोकसभा के तत्काल बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनकी चिंता, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की चिंता यह है कि अपने समर्थकों को वो मतदाता के सामने लाकर क्या वास्तव में उन्हें पुनः जीत दिला पाएंगे। यह एक बड़ा सवाल सामने उनके खड़ा है। उनके चिंता का कारण यह है, उनका अंतर्मन जानता है कि वे कितने व्यथित है और कितने भयभीत है, क्योंकि दल बदलुओं के प्रति मतदाता का जो रुख रहा है वह उनके हित में नहीं रहा है। मतदाता ने हमेशा दल बदलुओं को सीख दी है। इस तथ्य से परिचित एकनाथ शिंदे और अजीत पवार परेशान है। अगर वे अपने समर्थक विधायकों को पुनः जिता कर नहीं लाए, टिकट तो पहले बात हो जाएगी, सही है, लेकिन अगर टिकट दिलवा भी देते हैं तो अगर उन्हें पुनः जिता कर नहीं लाए तो विधानसभा में उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी हैसियत क्या होगी। क्या वे सौदेबाजी करने की स्थिति में रहेंगे?
क्या उनके पास इतनी विधायकों की संख्या होगी जिसके बल पर वे अपनी मनमानी कर पाएंगे या अपनी बात बनवा पाएंगे? यह संदिग्ध है। पूरे महाराष्ट्र को दौरा करके कोई निष्पक्ष तटस्थ पर्यवेक्षक यह पता करे कि मतदाता वास्तव में चाहता क्या है। यहां पर एक विडंबना के रूप में जो तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं, 2014 के चुनाव के पूर्व नरेंद्र मोदी ने एक शब्द उछाला था और जिसके बल पर वो सत्ता में आया था, वह शब्द था परिवर्तन। देश परिवर्तन चाहता है, यह मोदी ने बताया था और आह्वान किया था परिवर्तन है। तो जनता ने साथ दिया, परिवर्तन कर दिया। वह परिवर्तन की लहर, वह परिवर्तन की आकांक्षा आज महाराष्ट्र के मतदाताओं के बीच मौजूद है और इसे चिन्हित किया जा चुका है। तो अगर यह सच है तो फिर अगर मतदाता परिवर्तन चाहेगा तो एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट अपना वर्चस्व बचाने के लिए दिन रात एक भी कर देंगे, तब भी शायद उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। यह वास्तविकता है और इसलिए राजनीतिक पर्यवेक्षक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के राजनीति में चुनाव पूर्व कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है और यह सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर होगा। बचाने की चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव होना है लोकसभा के बाद, उसे ध्यान में रखकर हो सकता है कि कोई आंतरिक समझौता कर इस विवाद को सतह पर नहीं आने दें, लेकिन अंदर अंदर यह विवाद तो मौजूद रहेगा और जिसका असर प्रतिकूल रूप से शिंदे गुट और अजित पवार गुट को सामना करना पड़ेगा। और यह स्थितियां, अब एक दूसरा तथ्य सामने है, यह जो स्थिति अगर पैदा होती है तो इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसकी रणनीति यही है, वह अपने प्रभाव का विस्तार चाहती है। वो जानती है कि यह 2024 का लोकसभा चुनाव कितना अहम है उसके लिए। ऐसे में अगर शिंदे गुट और अजित पवार गुट अपेक्षाकृत वह परिणाम लेकर सामने नहीं आता है जो उसे चाहिए, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और स्वतः उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और तब शायद जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य रहा था पिछले बार यह राजनीतिक उठापटक में, और जब उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हुआ था, पतन करवाया गया था, वह लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना का वर्चस्व को समाप्त करना, शरद पवार के वर्चस्व को समाप्त करना। उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सफल होती दिखाई देगी। यह एक तथ्य है, यह दिलचस्प है। अब देखना कुछ महीनों की बात है, सारी बातें सामने आ जाएंगी, चुनाव परिणाम बाद में, लेकिन इन पार्टियों का भविष्य तो तय हो जाएगा सीटों के बंटवारे के साथ ही। धन्यवाद।